हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम एसएसटी में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। ऑलरेडी चैप्टर का एक पार्ट हमने देख लिया है, आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पहले ही आज इस वीडियो से पहले माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, मेरा गला बिल्कुल सही नहीं है, बट चलो ये तो चलती रहती है चीज़ें। आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। सो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें हमने पहला जो वीडियो देखा था उसमें लगभग हमने बहुत सारी चीज़ें और इस चैप्टर का बेस डिस्कस कर लिया है। क्या है उसमें, हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कुछ इवेंट को। पहले तो इंट्रोडक्शन हमने समझा इसका, और इंट्रोडक्शन के बाद कि क्या होता है, ये मूवमेंट से हमारी जो डेमोक्रेसी होती है कैसे अफेक्टेड होती है, उन सब को हमने इसमें डिस्कस किया था। हमने प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के हमने नेपाल का एक किस्सा लिया कि नेपाल में डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करने के लिए, जो पहले वहाँ पर नहीं थी, फिर वापस डेमोक्रेसी आई, फिर उसको हटा दिया गया, फिर वापस से डेमोक्रेसी को लाया गया, वो हमने डिस्कस किया। और इसी के पैरेलल हमने एक और कंट्री का जो एक इवेंट था वो डिस्कस किया था, जो कि था बोलिविया। बोलिविया के अंदर भी वाटर वॉर हुआ, मतलब जब बोलिविया के अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी उसने वाटर डिपार्टमेंट को, जो एमएनसीज़ होती हैं, उसको हैंड ओवर कर दिया। तो कैसे वहाँ पे पानी के लिए लड़ाई हुई, कैसे वहाँ पे दाम बढ़ा दी गई इन एमएनसीज़ के थ्रू, और वाटर क्राइसिस जो वहाँ पर हुआ उसके बाद में जो डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेसी का आना और डेमोक्रेसी के थ्रू वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो इवेंट भी बताता है कि कैसे स्ट्रगल के कारण या स्ट्रगल से वी कैन अचीव द डेमोक्रेसीज एसेंस, हम डेमोक्रेसी की सोल को और उसके एसेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। फिर हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल, कॉन्क्लूजन इन 2 एग्जाम्पल से क्या निकले, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियो में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या होते हैं, और इसके बिहाफ पे कुछ कॉन्क्लूज़न पे हम पहुँचे थे। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्चुअली, और डिस्कस करते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी और डिसीज़न मेकिंग आपस में कोरिलेटेड है। डेमोक्रेसी में डिसीज़न मेकिंग जो चीज़ें होती है वो क्या होती है। ठीक है, सो थोड़ा सा गला ख़राब है, आप उसको इग्नोर करते हुए वर्ड्स पे जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि डेमोक्रेसी का मतलब हम सभी के लिए, हम जानते हैं क्या होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट को चूज़ करना जो हम लोगों में से बनी हो, उसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो हम में से चुने जाएं। साथ ही साथ डिसीज़न मेकिंग जो भी हो हमारे वेलफेयर में होनी चाहिए। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें कॉमन सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाए। हर एक सिटीज़न के पास में ये राइट होना चाहिए कि जो भी जब भी इलेक्शंस होंगे तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो उनके थ्रू चूज़ किए जाएं। साथ ही साथ उनमें से वो कुछ लोग होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर जो पॉलिसीज़ होती हैं सिटीजन्स के वेलबींग के लिए होती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी गवर्नमेंट वो कॉमन पीपल को ध्यान में रखती हुई बनाएगी, या फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया हो, दूसरा ग्रुप वहाँ पे सप्रेस्ड रहे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो कई बार पॉलिसीज़ के फेवर में होते हैं, कई बार हो सकता है कुछ लोग नहीं भी हों फेवर में। यहाँ पे कई बार ये चीज़ भी फोकस की जाती है कि समटाइम्स व्हेन पॉलिसीज़ मेड बाय द गवर्नमेंट कैन डिफाइंड एज कि पर्टिकुलरली वो किसी एक ही ग्रुप को बेनिफिट दे रही है और एक ग्रुप के अगेंस्ट में है, बट ऐसा डेमोक्रेसी में होता नहीं है। बट इफ़ अगर किसी को लगता है ऐसा, तो वी हैव सम प्रोविजंस फॉर इट कि आप गवर्नमेंट के अगर काम से खुश नहीं हैं या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो यू कैन अपील इन कोर्ट्स, एंड आपके पास में और दूसरे भी और बहुत सारे ज़रिए होते हैं जिनसे आप उनको रोक सकते हो। गवर्नमेंट नेवर कैन अपोज एनीथिंग ओवर यू, क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाहे वो अपोजिशन में बैठे हों तो भी वो आपकी आवाज़ जो है वो उठाएंगे, जो भी हाउसेज होंगे, चाहे लोकसभा की बात करें हम, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात करें। ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसके ऊपर लेकर के। कई बार जो लोग होते हैं गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में जाके प्रोटेस्ट करते हैं, और
जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, अगर उनको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनके वेलफेयर में नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के उन पॉलिसीज़ को वापस लेने के लिए भी वो एक तरीके से एलिजिबल है। कौन? गवर्नमेंट के अंदर मतलब जो कॉमन पीपल है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर हैप्पी नहीं है तो दे कैन बाय दैट पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसके थ्रू अपनी नाराज़गी बता सकते हैं और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर सकते हैं कि वॉट एवर द पॉलिसीज़ यू हैव मेड यू हैव टू टेक इट बैक बिकॉज दीज पॉलिसीज़ आर नॉट एक्चुअली फिटेड टू आर जो भी सिस्टम उनका है उसमें। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करते हैं, जैसे बोलिविया और नेपाल का जो एग्जाम्पल हमने लिया तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स थे, बहुत सारे ऐसे लेबर और कम्युनिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आ गए थे, एक साथ मिलकर के इस स्ट्रगल को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया जिसके कारण से गवर्नमेंट को झुकना पड़ा उनके आगे। ये जो मास प्रोटेस्ट था, ये सिस्टमैटिक जो प्रोटेस्ट था, इसने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तब हो गया जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग इसमें आके जुड़ गए। इसका मतलब ये है कि जब कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की नेगेटिव चीज़ों को भी, जैसे नेपाल में हमने देखा वहाँ से डेमोक्रेसी को वापस से ले लिया गया था, तो डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर करने के लिए जो कॉमन पीपल थे या अलग अलग जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सभी एक जगह आकर के मास प्रोटेस्ट करती हैं और डेमोक्रेसी को वापस से लेकर आ जाती हैं। बोलिविया में गवर्नमेंट को झुकाया गया, उसके बनाए हुए डिसीजंस को ख़त्म किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा किस्सा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दो तरीके से जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो भी प्रेशराइजेशन का काम करती हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्ले देयर रोल्स इन टू डिफरेंट वेज। किस किस तरीके से? एक तो करते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, one they do direct participation and second one is indirect participation। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में वो इन्फ्लुएंस करेंगे डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग को। कैसे? वो खुद क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी। उनका एम हो सकता है कि वो अच्छी पॉलिसीज़ जब गवर्नमेंट में अगर वो आ जाएंगे तो अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, अपोजिशन में रहेंगे तो वो गवर्नमेंट को अपनी मन मर्जी की पॉलिसी बनाने से रोकेंगे। तो ये तो हो गया इनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन की अगर अपन बात करते हैं तो हर एक सिटीजन्स मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता। ऐसे में ये क्या करते हैं, इनको ऑफ कोर्स उनको ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, उनको ज़रूरत होती है किसी एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ सहयोग करने की। चलो ये भी मान लिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी में जाना ही नहीं है तो वो अपना प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बना सकते हैं। जैसे किसानों का, अभी आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर जो कानून के कुछ मतलब किसानों से रिलेटेड फार्मिंग लॉज जो आए थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने दिल्ली हरियाणा के बीच में प्रोटेस्ट किया था, कानून के विरोध में थे वो सारे किसान। तो ऐसे में ये एक प्रेशर ग्रुप था, इन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं किया, इन्होंने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन किया। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये अपने इंटरेस्ट को लेकर के आगे आते हैं, साथ ही साथ अलग अलग जो इनके मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग थॉट रखते हैं, उन थॉट्स को देखा जाता है और उसके बिहाफ पर ही कई बार या तो इनसे सलाह ले करके या इनके अगेंस्ट में या तो इनसे सलाह ली जाएगी कि आप बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अगर उस सलाह को माना जाए या नहीं भी माना जाए, अल्टीमेटली ये लोग एक प्रेशर क्रिएट करेंगे या अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के सामने एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होना लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है, तब तो डेमोक्रेटिक माना जाएगा। अदरवाइज़ इसको हम किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन में मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड ही रखा जाएगा जस्ट बिकॉज अगर ये चीज़ पीसफुल नहीं होती है तो माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है एंड दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। गॉट इट? So we can have their roles in two different ways. The one is direct participation and second one is indirect participation. You can remember this thing like कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है घर के अंदर भी या अगर आपको कोई स्कूल के अंदर अपनी बात कहनी है तो दो तरीके से कह सकते हो। अगर डायरेक्टर सर को कहना है या प्रिंसिपल मैम को कहना है या सर को कहना है तो या तो आप डायरेक्टली कहेंगे या एक साथ पूरी क्लास मिल के जाएगी तो इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली में सेफ जोन थोड़ा ज़्यादा रहता है, डायरेक्टली में मार पड़ने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पार्टिसिपेशन हम देख सकते हैं लोगों का। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि अगर कभी ऐसा होता है तो ऑफकोर्स डेमोक्रेसी आपको चांस तो दे ही रही है। तो डेमोक्रेसी में या ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इफ़ समबडी इज़ नॉट हैप्पी
तो ऐसे में वो दो तरीके से अपना जो नाराज़गी है वो जाहिर कर सकता है, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसके अंदर आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ जाएंगे, उस ग्रुप की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर वो ये सोचेंगे चलो ठीक है इलेक्शन हम लड़ते हैं, बट इलेक्शन तुरंत तो होते नहीं है, इट विल टेक टाइम। अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है, दे विल टेक इट। कम से कम 5 साल का होता ही है, क्योंकि अगर आप आज हैप्पी नहीं है तो जनरल इलेक्शंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 5 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है मिड में भी हो सकता है बिल्कुल अबाउट टू हो, बट दे विल फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, उनको फिर उसको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपने जो ग्रुप बनाया है वो तुरंत जा कर के, एक पूरा का पूरा ग्रुप जा कर के अपनी बात को सामने रख सकता है और वो अपनी बात मनवा भी सकते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, इसमें थोड़ा टाइम टेकन है और इसमें आपने इनडायरेक्टली अपनी बात को सामने कन्वे कर दिया। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसकी होती है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ऑफ कोर्स आज देखो, आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी कांग्रेस के अलावा, वो सारे ऐसे ही बनी हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से अगर उनकी पॉलिसी से लोग अनहैप्पी थे तो उन लोगों ने कांग्रेस को बताने की बजाय अगर कांग्रेस को बताया भी होगा तो उन्होंने माना नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और अल्टीमेटली नाउ वी हैड लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। 300 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे यहाँ काम कर रही है, 400 ही मान के चलो। क्यों? रीजनल पार्टीज़ भी हैं बहुत सारी और नेशनल पार्टीज़ भी हैं। नेशनल पार्टीज़ 8 हैं, रीजनल पार्टी 300+ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। हर पॉलिटिकल पार्टी हर बार बनती है, ठीक है, कोई भी बना सकता है, आप मैं मिलकर के भी बना सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट ग्रुप्स, नाउ वी विल डिस्कस। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है पिछले वाले लेक्चर में भी कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है या मूवमेंट क्या होता है। इंटरेस्ट ग्रुप हो चाहे प्रेशर ग्रुप हो, अगर इनकी बात को नहीं माना जाता है तो दे विल डू द मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होता है ये हालांकि होना कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में चाहिए, पीसफुल मैनर में चाहिए, तब तो इसमें डेमोक्रेसी में इसके अंदर जगह रहेगी, अदरवाइज डेमोक्रेसी में इसकी जगह बिल्कुल नहीं होती। लेट्स हैव द डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, पहले तो इनको समझो। हालांकि इसके बारे में एक बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ समझें। ये सेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है या पर्टिकुलर एक ग्रुप को ही रिलेट करते हैं, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, पब्लिक की जो भी डिमांड है, पब्लिक की जो नीड्स है, उनको डिस्कस करने के लिए बनाया जाता है। अब इनका एक बार हम डिवीज़न देख लेते हैं, दोनों के बीच में इनके डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, गले की प्रॉब्लम को थोड़ा सा मेरी इग्नोर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा। हालांकि इन दोनों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक बार, ठीक है। सेक्शनल और पब्लिक दोनों में अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड इन डिफरेंसेस बताऊं तो देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये सेक्शन रिलेटेड है, एक ग्रुप रिलेटेड है और एक पब्लिक रिलेटेड है। अब थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाओ कि अगर सेक्शनल है तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एक सेक्शन का इंटरेस्ट होगा, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर एक सेक्शन के इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है, जबकि यहाँ पे कॉमन पीपल के या कॉमन जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट को इसमें गौर किया जाता है, देखा जाता है। इसका मेन जो प्रिंसिपल कंसर्न होता है वो होता है किसी एक ग्रुप के बेटरमेंट के लिए या किसी एक सेक्शन के बेटरमेंट के लिए, और इसका मेन जो प्रिंसिपल कंसर्न होता है वो होता है एंटायर सोसाइटी के लिए। क्या? यहाँ पे जनरल कंसर्न फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड हेयर जस्ट फॉर एंटायर सोसाइटी। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ तो देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, दे आर द सेक्शनल बिकॉज द रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सेक्शन लाइक द वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेसमैन। ऑफ कोर्स ये और पहला वाला काफ़ी कोरिलेटेड है, जबकि यहाँ पे पब्लिक इश्यूज़ को देखा जाता है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहीं प्रॉब्लम तुम्हें होगी नहीं, आगे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगाएंगे तो काम अपना चलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये क्या था, ये एक बार देखो, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप, इसके अंदर हमने डिवीज़न किया दो ग्रुप्स का, यहाँ पे सेक्शनल एंड पब्लिक। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो देखो, यहाँ पे ये मूवमेंट ग्रुप क्या काम करते हैं, वो तो हमने प्रेशर ग्रुप्स देख लिए। प्रेशर ग्रुप्स के भी दो टाइप देख लिए, एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक पर्टिकुलरली जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मूवमेंट्स। अभी मूवमेंट्स क्या होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं कि मूवमेंट ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि
एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं, अपने जो भी उनको लिमिट्स मिली है, पीसफुल, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिमिट्स हैं वो ये है कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, तो पीसफुल मैनर में हो, उनको क्या कहा जाता है, मूवमेंट ग्रुप कहा जाता है। दोबारा सुनो, द ग्रुप्स विच ट्राई टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क और द ब्रॉड गोल इन अ वेरी लॉन्ग टर्म इज नोन एज द मूवमेंट ग्रुप। कि जैसे अगर हम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट हम कहते हैं ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब क्या है, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए मूवमेंट, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे अगर मैं उसकी बात करूं तो आज़ादी, और आज़ादी दिलाने के लिए आपके पास में या तो एक टाइम फ्रेम है, बिल्कुल एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है, या फिर आपका ब्रॉड गोल है, तो आपका बहुत लंबा स्ट्रगल है, तो उसको हमने कहा मूवमेंट ग्रुप। आंदोलन करना, सिंपल सी बात, वो तो प्रेशर क्रिएट करते हैं या आंदोलन करते हैं। अब आंदोलन कितने भी टाइप के हो सकते हैं, हमने कैसे देखा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखा, सत्याग्रह मूवमेंट देखा, इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आंदोलन करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, जबकि पिछले वाले में एक्टिव पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं है, आप धरने पर बैठ गए, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट, बट वो पीसफुल मूवमेंट है। यहाँ पर आंदोलन के फेजेस अलग होंगे, आंदोलन के फेस अलग होंगे, और आंदोलन करने वाले लोग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमने नेपाली मूवमेंट के अंदर क्या देखा, जो नेपालीज मूवमेंट था डेमोक्रेसी के लिए, उसने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर के किंग के जो ऑर्डर थे उसको रिवाइव करने की बात की। ठीक है, क्योंकि किंग ने क्या कहा कि मैं वापस से मोनार्की एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, जबकि लोग क्या चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी बनी रहे। तो जो किंग का ऑर्डर था उसको सस्पेंशन करना था और डेमोक्रेसी को लेकर आना था। यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुआ इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें, जैसे इंडिया के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंडिया के अंदर तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर बात की, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में से बात की, तो बहुत सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर, उसके कारण से बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये जो डैम बना रहे हैं ना, तो नर्मदा रिवर के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। डैम बना रहे हो तो अल्टीमेटली वहाँ के आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं, डैम बनाने के लिए उसको हटाया जाएगा, उनको मूवमेंट करना पड़ेगा, और फिर उसके आसपास के जो गांव हैं उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पानी रुक जाएगा, पानी कॉन्टिन्यूसली बहेगा नहीं नर्मदा रिवर का। बात समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड उससे रिलेटेड होगा, बहुत सारे गांव वहाँ पर होंगे। तो ऐसे में गाँवों के सामने ये भी दिक्कत हो सकती है कि बरसात का पानी ज़्यादा आ गया, डैम खोल दिए गए, बाढ़ आ सकती, कभी बांध टूट गया। तो इस कारण से एक मूवमेंट चला जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसका जो रिलेशन था वो था सरदार सरोवर डैम से। इतना बड़ा डैम था तो ऑब्वियसली लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे और अगेंस्ट भी थे, तो ये आंदोलन चला। हालांकि कुछ स्पेसिफिक हुआ नहीं। जितने भी एनवायरमेंटल मूवमेंट होते हैं या जितने भी विमेन मूवमेंट होते हैं, ये भी बहुत ही क्लासिक एग्जांपल्स हैं इस तरह के मूवमेंट से, जिसके अंदर हम ये बोलते, अब इसका अंदर कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। देखो क्या होता है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन वो काम अलग अलग स्तर पर कर रहे होते हैं। कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऐसे में लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव एक हैं, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर के हो, जैसे मैंने कहा कि कोई पॉल्यूशन रोकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है या एनवायरमेंटलिस्ट है जो लोगों को अवेयर कर रहा है अबाउट द एनवायरनमेंट। कोई ऐसा भी है कि वो बेसिकली पेड़ पौधे लगा रहा है एक्स्ट्रा, है ना, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो पानी साफ़ कर रहा है, गंदे नाले साफ़ कर रहा है, या जो पोल्यूटेड वाटर है उसको वापस से सही करने की टेक्निक्स ढूंढ रहा है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव एक है। तो और कई बार ऐसा हो जाए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमने देखा कि ऑल द पीपल आर कमिंग टुगेदर इन जस्ट अगेंस्ट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि वो एक अगेंस्ट आ गए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, बिकॉज इट सीम्स कि इस प्रोजेक्ट के कारण से हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा भी एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। इसके अलावा ये भी समझते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप है, ठीक है, हाँ, हमारी सोसाइटी के अंदर 4 फैमिलीज़ हैं मान लेते हैं, या 4 सेक्शन है ऐसे मान लेते हैं। एक है जनरल, एक है ओबीसी, एक है एसटी,
एक है SC, ठीक है। ये हमने हमारी एक सोसाइटी का एक क्राइटेरिया बना लिया। अब समझना, ये जो दो ग्रुप हैं सोसाइटी के अंदर, हमने रूल बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सभी लोगों को सारे राइट्स हैं, बट ये जो सोसाइटी है ऑटोमेटिकली ये कहती है कि ST और SC ये सप्रेस्ड हैं, या फिर इनको सोसाइटी में जगह, मतलब इस तरह का इल बिहेव, कोई भी इल मैनर में बिहेव करता है, तो ऐसे में क्या होगा, इन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। सो दीज पीपल, इनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी तो दे दिया, बट दे नीड टू गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जस्ट बिकॉज कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके इन लोगों के साथ। जैसे कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर आपने कोई वैकेंसी निकाली, उस वैकेंसी में कहा गया कि मतलब ये लोग जब पहुंचे तो उनको वैकेंसी नहीं दी गई, तो ऐसे में फिर ये लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उस बात को अपोज कर सकते हैं कि इफ़ समबडी इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इट शुड नॉट बी। तो जितने भी लोग इस सोसाइटी के हैं, या हो सकता है इस सोसाइटी से भी आने वाले लोग, इन लोगों की मदद करें। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो मूवमेंट ग्रुप है, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर जस्ट फॉर betterment of the society. Some are directly involving in it and some are indirectly. Some are taking place in movement, some are not taking place. So ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पॉलिटिक्स को अलग अलग तरीक़ों से। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मूवमेंट के थ्रू। बट अगर हम एक ओवरऑल इसका छवि देखें, ओवरऑल इसकी इमेज देखें, तो सर्टेन पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, और ये वाला आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन कहा जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सेक्शनल ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स कैसे हमारे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, रीजंस बताएं, तरीके बताएं। तो सबसे पहला जो एक रीज़न हमें देखने को मिलता है, एक तरीका देखने को मिलता है, वो ये है, ये करते क्या हैं, तो ये पब्लिक के मुद्दे उठाते हैं। ये जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, अपन क्या करते हैं, फैमिली का ग्रुप बनता है तो फैमिली, जैसे व्हाट्सएप की बात करते हैं, चलो सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप पे आपने कोई ग्रुप बनाया, क्यों बनाया? या तो स्कूल वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा आपकी क्लास के बच्चों को एक जगह लेकर आने के लिए, आपने अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना रखा होगा, आपने कोई, अगर आप किसी बिज़नेस में हैं तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस का एक ग्रुप होगा, आपकी फैमिली का ग्रुप बन गया, बेस्टीज़ का ग्रुप बन गया, कॉलेज कोलीग्स का ग्रुप बन गया, स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया, या किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखने वाले, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन मैं खेलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्लैश ऑफ क्लैन, तो उसका एक ग्रुप बना लिया हमने, अलग अलग टीम्स, अलग अलग लोगों का। ठीक है, पबजी वाले भी बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को मिला कर के या लेकर के साथ चल कर के आपने एक ग्रुप बना दिया। उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हो, तो कभी भी हमें कोई मुद्दा होगा तो वी कैन कलेक्टिवली रेज आवर वॉइस। तो यहाँ पे हालांकि आज आवाज़ उठाने की बात है, लेकिन मेरी आवाज़ खुद की उठ नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो ग्रुप बनते हैं, इसका मेन मकसद होता है कि अगर कोई पब्लिक इशू है, चाहे इंडिविजुअल एक कम्युनिटी की बात करें, चाहे पब्लिकली कम्युनिटी की बात करें, सो ऐसे में अगर कोई मुद्दा होता है तो हम उनकी राइट्स के लिए हम हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली माफ़ कीजिएगा, हमारी ये जो भी डिमांड्स हैं उसको हम रख सकते हैं लोगों के सामने। ठीक है, सो यहाँ पर दिखाया गया है कि लोगों की कंप्लेंट्स को सुना जाता है, कैंपेन्स निकाली जाती है, मीटिंग्स की जाती है, और पेटिशंस भी रखे जाते हैं कोर्ट के सामने। कई पेटिशंस क्या होते हैं, ऐसे समझें कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई हमें क्लेम करना है, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हमें क्लेम करना है, तो अगर मैं नहीं कर सकता हूँ क्लेम, मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है, तो अ पर्सन इज़ देयर जो कि मेरे रेफरेंस में वो पेटिशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर। आप रिट भी कहते हो ना कि रिट लग गई उस चीज़ पर, तो वो पेटिशंस भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। तो पहली चीज़ तो क्या हुई, जो आम मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है यहाँ पे। दूसरा, प्रोटेस्ट किया जाता है। अब बात रखना सामने इज़ नॉट द सॉल्यूशन एक्चुअली, केवल अपनी अब बात रख दी वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है कई बार अपनी बात को मनवाने के लिए। तो दिस इज़ द सेकंड टाइप जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में इनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करें तो कई बार क्या होता है, ये लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग्स में। कई बार या तो ये खुद चुन करके आ जाते हैं, या कई बार जो अलग अलग ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखने वाले लोग इसके अंदर काम करते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने कहा अभी जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, ST हो गया और SC हो गया। मैंने कहा कि सोसाइटी में ये सप्रेस्ड ग्रुप है, ठीक है, या फिर
ये जो चारों ग्रुप है इनमें सबसे कम इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मतलब रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर इन लोगों को रेस्पेक्ट मिलती है, बाकी इनको थोड़ा कम रेस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। बट क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें बिलीव है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है, तो राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे हम ये जातिवादी जो भी है इन सबको हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर सोचिए, अगर ऐसा हो भी रहा है हकीकत में भी, तो ये जो सेक्शनल है, ये जो सेक्शन है, इसके बहुत सारे लोग ग्रुप मतलब वर्किंग में होंगे, तो फॉर श्योर वो इनके बेटरमेंट के लिए सोचेंगे। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि वाई अगेन एंड अगेन वी आर सेइंग कि 1/3 जो विमेन है दे मस्ट हैव द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। वाई गवर्नमेंट कंसिडरिंग इट कि कम से कम 1/3 जो टोटल सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस पर विमेन को होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट में होते हैं दे आर एक्चुअली एलिजिबल एंड दे मस्ट बी इन द गवर्नमेंट। और क्यों ऐसा कि अगर वो गवर्नमेंट में होंगी तो फॉर श्योर दे विल हेल्प इन मेकिंग द लॉज जो बेटरमेंट के लिए होंगे इस कम्युनिटी के। तो इसीलिए ये जो भी पर्सन होते हैं अगर ये गवर्नमेंट में होते हैं तो फॉर श्योर इनसे बेनिफिट मिलता ही मिलता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी इम्पैक्ट डाला जाता है। डायरेक्टली इंगेज होंगे आप पॉलिसी मेकिंग में या फिर खुद से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई है, मेन वो बनी हुई ऐसे है कि पहले तो कांग्रेस थी बट उसके काम से हम खुश नहीं थे, तो वी हैव मेड आवर ओन पॉलिटिकल पार्टी टू अचीव आवर ड्रीम्स, अचीव आवर टारगेट्स, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बन के इस तरह से ही काम करती हैं। साथ ही साथ द एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी आपने नहीं बनाई, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है और एक ग्रुप है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, तो ये एक्सटर्नल आर्म्स होते हैं। इंटरनली तो पॉलिटिकल पार्टी कर ही रही है काम, बट अगर उसको सोसाइटी से बाहर हट के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर हट के, अपने टेरिटरीज से बाहर हट के देखना होता है, तो ये एक्सटर्नली काम करते हैं। ये जो भी ग्रुप्स होते हैं इनका इनका मेन पर्पस क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हमारे फेवर में है और हमारे राइट्स के लिए ये डिमांड उठाएगी, बात रखेगी, बात मानेगी, तो वो फिर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, या तो ये पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं तो ये एक तरीके से सपोर्टिव काम करते हैं उन लोगों के लिए। जैसे मोस्ट ट्रेड यूनियंस या स्टूडेंट यूनियन, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करती है, उसके या तो पॉजिटिव होती है पॉजिटिवली या उसके अगेंस्ट में होती है नेगेटिवली, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने पॉइंट 4 देखा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि नई पार्टीज़ बना लेना। सेम वही चीज़ जो अपन ने ऊपर देखा कि अगर एक्सटर्नली काम करके या फिर इम्पैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव डाल करके आपका काम नहीं होता, तो जैसे आम आदमी पार्टी नहीं किया तो वैसा ही यहाँ पर भी होगा कि लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लेंगे अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसको एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो भी प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं ये अपने पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ करते हैं और उससे गवर्नमेंट के सामने रखते हैं सो दैट वो वापस से ठीक हो सकें। जो भी इश्यूज़ हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, वर्किंग करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इम्पैक्ट डालेंगे, एक्सटर्नली एक तरीके से उनको इफ़ेक्ट करेंगे या हो सकता है उनको सपोर्ट करें, और अगर कुछ नहीं होता तो फिर नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ या किसके अगेंस्ट में हूँ, ऐसे में एक्सटर्नली मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे इनडायरेक्ट मेरा रिलेशंस भी हैं। तो अगर आपने देखा होगा कॉलिजन गवर्नमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो कॉलिजन गवर्नमेंट के अंदर हम बोलते हैं क्या, बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस। तो ये बीजेपी प्लस क्या है कि है तो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एक, और प्लस में मतलब जो इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करती है कि कभी भी कॉलिजन गवर्नमेंट बनाने की बात होगी तो बीजेपी के साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो खड़ी होगी, और कांग्रेस प्लस भी यही है, ठीक है। तो यूपीए और एनडीए के नाम से इसको जाना जाता है। कांग्रेस प्लस का मतलब हो गया कांग्रेस प्लस उसके साथ में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है तो उसको कहा गया है यूपीए, ठीक है। और जो एनडीए है ये ग्रुप के नाम है, कॉलिजन गवर्नमेंट। इसके बारे में और ज़्यादा जानना है
तो हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर पढ़ाया है, वहाँ जाके आप डिस्कस तो खैर क्या करेंगे, आप वहाँ जाके देखें और फिर मेरे साथ में या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ करके डिस्कशन करने की कोशिश करें। इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे कि इनका एक तरीके से एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है कि ये जो इन्फ्लुएंस है क्या ये हेल्दियर है, क्या इससे कोई बेनिफिट मिलता है। काफ़ी अच्छा एक टॉपिक रहेगा, ये भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलें कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं या वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं ऐसे समझें, जहाँ पे सारे नियम कानून कायदे असल तरीके से या जैसे वो जेन्युइनली उनको फॉलो करना चाहिए वो फॉलो होते हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया। जहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई लीडर है, कभी कोई लीडर बन जाता है, कभी कोई लीडर, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। तो ऐसे में या तो ये ऑर्गेनाइज्ड होगा या अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी होगा जो कि अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आता है। ये लोगों के थ्रू कॉमन इंटरेस्ट को, कॉमन ऑक्यूपेशन को, कॉमन ऑक्यूपेशन के साथ साथ ओपिनियन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इनका मेन एम क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट ओपिनियन के थ्रू नई पॉलिसीज़ बनाना। ये तो हम सारी चीज़ें जानते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इससे हैप्पी नहीं हैं तो इनका मतलब इनका मेन मकसद ये भी होगा कि अगर आप इनकी पॉलिसी से हैप्पी नहीं हैं तो ये गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी ख़त्म कर दी जाए। इनका मेन इंटेंशन यही होता है। लेकिन ये कभी भी, अगर सिर्फ प्रेशर ग्रुप की बात करूँ तो इनका मेन इंटेंशन कभी ये नहीं होता कि गवर्नमेंट में आ जाए। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं अपने इंटरेस्ट को ऑफ कोर्स, बट कभी भी गवर्नमेंट के अंदर आना नहीं चाहते। बट अगर वो ऐसा करते हैं तो वो फिर मूवमेंट ग्रुप्स में इनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये अश्योर्ड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी ग्रुप होगा, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप होगा, पब्लिक ग्रुप होगा या फिर एक सेक्शनल ग्रुप होगा, वो मतलब ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं होते या डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं होते। कैसे कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट द सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स आर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, दे प्रमोट ओनली सिंगल इंटरेस्ट। अगर मैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात करता हूँ तो वो तो पब्लिकली है, लेकिन इस सेक्शनल तो क्या होगा, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होगा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। या तो इनको इग्नोर किया जाता है या फिर जनरली ये कहते हैं कि इनको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। बट अगर आप सोचें कि अगर ज़्यादा पावर इनको दे दी जाएगी, ऐसा हालांकि होता नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है। जैसे बहुत सारे लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जैसे रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था, हालांकि 50% तक कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया था रिजर्वेशन आप दे सकते हैं। एट प्रेजेंट ये 55+ चल रहा है। 55% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बात सही है। बट स्टिल सो मेनी पीपल आर और सो मेनी सेक्शंस आर इन द सोसाइटी डिमांडिंग कि हमें और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि उनकी जो डिमांड है वो अनुचित है, उनको नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, इसी कारण से, इसी तरीके के एग्जाम्पल से आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो केवल अपने सेक्शन की बात करते हैं कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए, इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। This is actually this gives more importance particularly a section of the society. They never talk about the जो जनरल उनकी कंसर्न है या जो जनरल पब्लिक है, उनके लिए कभी वो बात नहीं करते। प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल इन जनरल मैनर। वो जनरल मैनर में कभी भी अकाउंटेबल नहीं होंगे, आंसरेबल नहीं होंगे, और उनके अगेंस्ट में लिए हुए सारे डिसीजन डिस्कशंस, मतलब ऐसा माना जाएगा जैसे शाहीन बाग का मुद्दा हुआ, उसमें बात जो हो रही है वो जनरल हो रही है, बट उसमें कंसिडर ऐसा किया गया है कि एक सेक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा मान के चलें आप, जब विमेन है, विमेन का जो डिग्निटी है उसको बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हर दिन हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में या सुनते हैं कि लाठीचार्ज हो गया या ये लॉ के ऊपर बात चल रही है या कोई ऐसा इवेंट आ गया है अब जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है सिचुएशन, कोई धार्मिक मुद्दा है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। कई बार ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। और फिर यहाँ क्या होता है, क्योंकि आपने एक सेक्शन के हिसाब से बात की, जो दूसरे सेक्शंस हैं वो आपकी उस स्टेप्स को, आपके उन थॉट्स को कहीं ना कहीं नेगेटिवली और पॉजिटिवली लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता डेमोक्रेसी के लिए। सो इस पर पैसा बहुत खर्च किया जाता है। अगर आप ऐसे समझें
कि जो शाहीन बाग का मैंने एग्जांपल लिया, वहाँ पे बहुत लोगों ने भड़काने के लिए लोगों को फंडिंग करी। होपफुली मेरे जो वर्ड्स हैं गलत तरीके से नहीं लिए जाए। एक्चुअल में आपको गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनकी बात को सुना जाए, और उन लोगों को चाहिए था कि हालांकि उन्होंने पीसफुल मैनर में ही ऐसा सब कुछ किया, बट उसमें छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जिनका मेन इंटेंशन लोगों को भड़काना था। तो इट शुड नॉट बी। बात अपनी, हालांकि उनका तरीका बहुत सही था, पीसफुल मैनर में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और लेकिन कुछ लोग नेगेटिवली उनको फंडिंग कर रहे थे जस्ट टू प्रवोक द पीपल, एंड इट शुड नॉट बी। इफ़ अगर मैंने ऐसा कुछ भी नेगेटिवली कहा हो जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, तो ऑलरेडी मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर एडवर्टिज़मेंट का आइडियाज़ हो या फिर लोगों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना हो, तो वहाँ पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, जो कि शायद सही नहीं होता डेमोक्रेसी में। प्रेशर ग्रुप्स कई बार हेल्दी भी होते हैं, कई बार अनहेल्दी भी होते हैं। हेल्दी मैं सिर्फ तब कह सकता हूँ जब इनका इंटेंशन पूरे की पूरे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो, तब तो वो हेल्दी होगा। लेकिन केवल एक ही बेस बनाया जाए, एक ही सेक्शन को नोटिस किया जाए और उसके बाद में कहा जाए कि थिंग्स आर गोना बी चेंज, बट वो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो फिर अनहेल्दी में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेशर ग्रुप क्या हेल्दी होते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि अगर वो सेक्शनल है तो हेल्दी नहीं होंगे, वो अगर पब्लिक है तो दैट कुड बी हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको पहले फोकस करना चाहिए, उनको पहले देखना चाहिए, उसके बाद में हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या वास्तव में पॉजिटिविटी वो सोसाइटी के लिए लेकर आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर जो लोग वीकर सेक्शन से रिलेट करते हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं उनको रेज़ करना ज़रूरी है, उनके जो इंटरेस्ट होता है उनको रेज़ करना ज़रूरी है, तब वो आप हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। लास्ट पॉइंट में अगर अपन बात करें, सेकंड लास्ट में बात करें कि नो वन इन सेक्शनल ग्रुप कैन पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट। इट अ पर्टिकुलर सेक्शन पुट्स द एक्स्ट्रा फोकस over only its interest. Members of the other section groups can raise their own demands. आप सोचो सोसाइटी कितनी बड़ी और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी कि एक ग्रुप कह रहा है कि हमारी ये डिमांड है, बी ग्रुप कह रहा है कि हमारी ये डिमांड्स हैं, एंड सी इज सेइंग द सेम थिंग। ऐसे में सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो वर्किंग्स हैं, उसमें या तो ये इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी या इससे। नो वन इज़ एक्चुअली कंसिडरिंग और थिंकिंग अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट। कोई कॉमन इंटरेस्ट पे बात नहीं करेगा तो सोसाइटी हमारी ऑलरेडी सेक्शंस में बटी हुई है और बढ़ जाएगी। दिस हेल्प्स एक्चुअली इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। अगर अलग अलग सोसाइटी के लोग, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग डिमांड करेंगे तो सोसाइटी में यूनिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे की थॉट्स को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ख़ुद के लिए भी और दूसरे ग्रुप्स के लिए भी अगर वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी बात को फोकस किया जा रहा है, तो फॉर श्योर यहाँ पर सोसाइटी में एक अलग से, आप कह सकते हैं, एक अलग से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे के लिए सिंपैथी क्रिएट होगी, रेस्पेक्ट क्रिएट होगी। एंड एक्चुअल में एसेंस तो यही है डेमोक्रेसी का, जहाँ हम सब के बारे में सोचते हैं, सब के बारे में हम बात करते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे जो एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस साल तो टर्म 1 और टर्म 2 में नहीं है, बट हाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स जो अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं उसमें ये चैप्टर ज़रूर इंक्लूडेड था। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन होंगे, फॉर श्योर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, या जो भी अपकमिंग आपके संकल्प सीरीज़ में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसमें ज़रूर आ जाएगा ये चैप्टर। तो तब तक के लिए डाउट अगर हो तो डायरेक्टली पूछ लीजिए, अदरवाइज संकल्प सीरीज़ का वेट करें जिसमें हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।